नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। इससे पहले कि प्रारब्ध के स्वागत वाली परंपरागत थाली से व्यालोक जी का स्वागत करें, दर्शकों, अगर हमारी आवाज में आपको स्टूडियो जैसी वो चीज न मिल पा रही हो तो इसके लिए आप मेरे साथ सहयोग करिएगा, क्योंकि मैं हूं इस समय जयपुर डायलॉग्स समिट, और उस समिट में पिछले एक दिन से हूं। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। तो मैं इसलिए परसों आपके सामने कोई वीडियो नहीं लेके आ सका, लेकिन प्रारब्ध पर वीडियो व्यालोक जी ने किया। कल भी मैं कोई वीडियो नहीं ला पाया, प्रारब्ध के लिए ये जिम्मेदारी व्यालोक जी ने संभाली, जिसके लिए आइए आप थाली में एक आध और सामग्री बढ़ा लेते हैं। तो पुष्प, चंदन, माला, नारियल और आज नैवेद्य के साथ व्यालोक जी का स्वागत है। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्ते, संपादक जी को प्रणाम। और आप सभी जानते हैं, सुधी श्रोताओं, विद्वान दर्शकों, कि शर्मा जी मुझसे मजे ले रहे हैं। प्रारब्ध भी मेरा दूसरा अड्डा है, या आप कहें पहला अड्डा प्रारब्ध ही है, वाणी दूसरा अड्डा है। इसलिए इसके लिए धन्यवाद वगैरह की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ये मुझसे मौज लेते रहते हैं, बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक बात है। व्यालोक जी, मैं जयपुर डायलॉग्स में एक वक्ता के तौर पर आया हूं, स्पीकर के तौर पर, और आज मुझे अचानक लॉबी में एक सज्जन ने रोका जो बिहार से आते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके फोर फादर्स बनारस उत्तर प्रदेश से थे और वहां माइग्रेट किए थे। ये पहले तो मैं चौंका, मैंने कहा अरे, अब तक पलायन की जितनी कहानियां हैं वो बिहार से बाहर जाने की है और बनारस उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे दादा के पिताजी यानी परदादा वहां से पलायन किए। और उन्होंने एक चीज बताई, जब उन्होंने मुझे रोका और हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा पुष्प, चंदन, माला। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो हमारे वीडियोस आपके बहुत देखते हैं और बहुत सारे लोग आपको यहाँ मिस कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि आपको भी यहाँ होना चाहिए था। ये आपकी अपनी बदमाशी है, और बदमाशी शब्द दर्शकों मैं आपके सामने इनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसे मौकों पर चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को एक नया कलेवर दे दिया है, और नया कलेवर नहीं है साहब। जिस तरीके से 500 साल के कलंक के बाद हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर पाया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे 11 साल क्यों लग गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के उस कुरूप किए गए स्वरूप को देश के सामने रख दिया है। ये मुद्दा है, इस पर बात करेंगे थोड़ा सा। और प्रधानमंत्री ने बिहार के पहले फेज के मतदान के बाद अब 11 तारीख को दूसरे फेज के मतदान के पहले जो कुछ भी कहा है बिहार वासियों से, और उन बिहार वासियों से जो लोकसभा चुनाव में 14, 19, 24 नरेंद्र मोदी जी को भर भर के उनका दामन भरा है, उनकी झोली भर दिया है मतदान से। व्यालोक जी, पहले वंदे मातरम बड़ा भावुक विषय है। मैं सच कहूं, मैं तड़प रहा था, क्योंकि यात्रा में रहे, ये आप किसी कार्यक्रम में रहिए, वीडियो कर पाने की बड़ी दुरूह स्थिति होती है। लेकिन मैं सच बताऊं दर्शकों, मैं बेहद भावुक हो रहा हूं सिर्फ ये सोच के कि किस तरीके से हमारे आराध्यों के नाम अगर बंकिम बाबू ने लिखा था तो उसको किस तरीके से पंडित नेहरू, एक बार फिर नाम लेना पड़ेगा, आपत्ति के बाद उठा के फेंक दिया गया था, और आज हमें इतने साल लगे। व्यालोक जी, स्थितियां बदली नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग 1947 दौर में एकदम पहुंच चुके हैं, जहां मोहम्मडन के तुष्टीकरण के लिए तमाम तरह की विधाएं अपनाई जा रही हैं। और यह सरकार जब छेनी हथौड़ी से लेकर उस तुष्टीकरण की इमारत को ईंट दर ईंट खिसका रही है या तोड़ रही है, तो इससे दो तरह के परिणाम हो रहे हैं। एक तरफ तो जो विपक्ष है, तथाकथित विपक्ष, जो अब एक पार्टी, एक नेता यानी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का विरोध करते करते कब देश के विरोध में जाकर खड़ा हो गया है, यह खुद मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी नहीं पता है। क्योंकि अब वह नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वह किसी भी सूरत में भारतवर्ष के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल फिर से वंदे मातरम के तौर पर है। पहला नाम अबू आजमी का लीजिए, जो सीधा कहता है, और ये मोहम्मडन की पुरानी बदमाशी है, कि हमारा माबूद एक ही है, हम अल्लाह के सिवा नहीं झुकते हैं, हम फलाना करते हैं, धमाका करते हैं। मोहम्मडन्स का ये एरोगेंस, ये झूठा गर्व, ये अहंकार और ये थोथी बेकार की बात जो है,
ये तब ढह जाती है जब वही मोहम्मदन टिकट के लिए तेजस्वी यादव जैसे 8वीं फेल के चरणों में झुकता रहता है। क्या तब तुम्हारा अल्लाह कहाँ चला जाता है? क्या तब तुम्हारा अल्लाह एकमात्र माबूद नहीं रहता? क्या तब तुम्हारे अल्लाह ने ये उसमें लिख दिया है तुम्हारी किताब में कि जब तुमको अपने स्वार्थ के लिए, परम स्वार्थ के लिए, टिकट जैसी चीज के लिए झुकना पड़े तो तुम तेजस्वी यादव जैसे नेता के पैर में झुक सकते हो, लेकिन जब तुम्हें मातृभूमि की वंदना करनी हो तो नहीं करो। और एक दो नहीं, इस पर तो हम लोगों ने कई बार बात की है। क्या अशफाक उल्लाह खान नहीं थे? क्या अबुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मदन नहीं थे? लेकिन मैं अभी उस जाल में नहीं फंसूंगा जो कई लोग कहते हैं कि ठीक है मोहम्मदन के लिए तो ये भी थे वो भी थे, तो ऐसा नहीं है, ये सच्चा इस्लाम, ये खराब इस्लाम, ये बढ़िया इस्लाम नहीं। ये अब अव्वल तो ये इस्लाम नहीं है, ये मोहम्मदवाद है। भाई सीधी सी बात है कि जैन को मान, महावीर जिनको मानने वाले अगर जैन, बुद्ध को मानने वाले अगर बौद्ध, तो मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मदवादी नहीं तो और क्या, मोहम्मदन। और ये शब्द चल रहा था, लेकिन इधर 20 साल में जो सेकुलरिज्म की नैया चली, पिछले 20 साल 25 साल, उसने सब धो धवा दिया। वरना यही वह देश था जहां इन लोगों से कोई किसी तरह का संपर्क नहीं रखता था। आजादी के बाद यह अविश्वास इतना गहरा था कि म्लेच्छ कहकर इनके लिए अलग बर्तन, खान पान तो दूर की बात, इनसे कोई संबंध भी नहीं रखता था। इतनी बुरी हालत थी इनकी कि इन्हें अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पड़ता था तो ये नाम बदलते थे। मुमताज से लेकर दिलीप कुमार साहब तक सारे नाम बदल दिए गए। लेकिन अभी भी इनको क्या दिक्कत है? जो काम सैयद अहमद ने शुरू किया, जो काम उस समय के अली बंधुओं ने किया, वही काम अभी का अबू आजमी और ओवैसी कर रहा है। और अभी आपके यहाँ का वो बिजली चोर जो मर गया शायद, शफीकुर रहमान बर्क, जिसका पोता अभी सांसद है और जिसने हंगामा किया और संभल में क्या क्या निकला पता ही है। शफीकुर रहमान तो फौत हो गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जान दे देंगे साहब लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? और पहली आपत्ति क्या हुई? वो आपत्ति वही हुई कि त्वम दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी सभी की अर्चना में की गई है। लेकिन हम लोग कितना जानते हैं वंदे मातरम? हमारे जैसे लोग भी कितना जानते हैं? 2 स्टैंजा तक जाते जाते हमारा दम फूल जाएगा, उसमें 4 स्टैंजा हैं पूरे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इतना अधिकांश लोग गाते हैं। कुछ ज्यादा जो होते हैं वो इसके बाद वाला गा देते हैं, शस्य श्यामलाम मातरम मातरम वंदे मातरम, ये गाते हैं। लेकिन कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करालय, सप्त कोटि भुज भुजय धृत खर कर बालय, ये सब जो उन्होंने लिखा है संस्कृत में और बांग्ला में, तुम ही हृदय, तुम ही धर्म, तुम ही मर्म, तुम ही धर्म हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही मर्म हो। भारत की कल्पना माँ के तौर पर की गई है। वह माँ जो सिंह वाहिनी है, जो सरस्वती स्वरूपा है, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, और हम करते हैं। और यह देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है। इस पर आकर और ठीक वही बात, वही बदमाशी, तुम जब 3 करोड़ थे तब तुमने यही बदमाशी की, अपनी औकात से ज्यादा तुमने पाकिस्तान ले लिया। अब जब तुम यहाँ हो तुम फिर वही बदमाशी कर रहे हो। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इसको पहले एक पार्टी थी कांग्रेस जो तुष्टीकरण को हवा देती थी, अब दर्जनों पार्टियां हैं जो एक से बढ़कर एक अलगाववाद की भाषा बोलती हैं, एक से बढ़कर एक विचित्र बात करती हैं। और इस सब का मुकाबला केवल और केवल एक, मैं अभी अपने ऊपर तमगा भी लगवा सकता हूं, ये खतरा है। क्योंकि आप जैसे ही इस देश में कुछ भी सही बात बोलेंगे तो आपको तुरंत भगत, दक्षिणपंथी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, फलाना चिलाना कह के किया जाएगा। लेकिन मैं बताऊं कि इसके खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा है तो दर्शकों कौन है वो, ये तो कहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बिल्कुल होंगी, दर्जनों बुराइयां होंगी, प्रधानमंत्री मोदी की शॉर्ट कमिंग्स होंगी, बहुत सारी हैं, लेकिन बिल्कुल सर।
देश के खिलाफ खड़े नहीं है साहब, ये आप सभी लोग देश के खिलाफ खड़े हैं और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल ठीक है साहब, एकदम सही बात है। और मैंने इसीलिए अपने इंट्रो में भी आलोक जी कहा कि कई सारे लोगों को ये लगेगा कि 11 साल से इनकी सरकार थी तो बदलो ना, अभी तक क्यों हुआ, ये शिकायती एक शिकायती लहजा होता है। लेकिन सवाल ये होता है साहब कि देश बदल रहा है और ऐसी चीजें क्रमवार आती हैं। आप भी एक साथ सारा कार्य अपना खुद का नहीं कर सकते। आप सुबह जब उठते हैं तो क्रमवार निवृत्त होने से लेकर और तमाम काम करते हैं और फिर दिन भर अपनी कर्म साधना करके रात को भोजन करके विश्राम करने के लिए जाते हैं। तो यही देश के मामले में भी लागू होता है दर्शकों। अब हम चलते हैं जरा बिहार की तरफ। 11 तारीख को वहां पर इलेक्शन है और ब्यालोक जी आज आप खुले में हैं। अचानक मुझे लगता है सूर्य देवता पिछले 10 मिनट में कहीं इन्होंने अपना स्थान बदल दिया है और आपके पीछे से अब दूसरे तरह की लाइट आ रही है। खैर, हम अपना ये वीडियो इसी में आगे जारी रखते हैं। अगले 5-7 मिनट में हम बात ये आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार के पहले फेज, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के बाद हमारी आपकी बातचीत नहीं हो पाई, हालांकि आपने चैनल पर अपने बात किया है प्रारंभ पे। सर, जो एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे जो फीडबैक आए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी को लीड कर रहे हैं और ये प्रो नीतीश चुनाव, ऐसा कहा गया कि पहले फेज के बाद है। दूसरे फेज में अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी आ गए हैं। उन्होंने कुछ बहुत अद्भुत ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐलान का आह्वान कर दिया है। इसको लेके अब बिहार चुनाव सेकेंड फेज 11 और 14 तारीख की कोई तस्वीर अब आपके सामने साफ हो रही है? देखिए सर, मोदी और नीतीश को अगर बरक्स खड़ा करेंगे ना तो हम वही गलती करेंगे जो इस देश का तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया, हालांकि मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तथाकथित जो ये सब एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, अखबार हैं, ये सब जिस धारा में आते हैं ना, वो कहने लगेंगे कि मोदी बड़े हो गए, नीतीश बड़े हो गए, मोदी ने लीड ले ली, नीतीश ने लीड ले ली। ये समझ ही गलत है। देखिए, आप कुछ महिलाओं के वीडियो सुन ही रहे होंगे। इस बार का बिल्कुल। चुनाव अद्भुत है बिहार का। बिहार में महिलाएं लाठी लेकर निकल गई हैं कि नीतीश और मोदी हमारे बाबू हैं, अब क्या करोगे। अब इसके बाद आपके पास नहीं बचता है ना कुछ कहने को। भाई, आप 25 महिलाओं की भीड़ के पास जाएं, आप उससे बातचीत करें, पूछें कि किसको वोट दो। वो कहें कि मोदी को देंगे, आप कहेंगे कि ये लोकसभा का चुनाव है तो नीतीश को, लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का है तो नीतीश को देंगे। फिर बात आ जाएगी नमक हरामी की। आप समझाते रहिए जनता को। जनता के पास ये पता है कि पहले भी ये सारी चीजें होंगी थी, लेकिन जनता को मकान अभी मिला है, जनता को खाना, राशन बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी बिचौलिए के सीधा अभी मिल रहा है। जिसको कुछ परिवार तो बेच भी दे रहे हैं, ये पूरे देश में हो रहा है। जनता को लकड़ियों से छुटकारा अभी मिला है साहब। आपके पास भी वही सत्ता थी, वही लोग थे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि आपके दिमाग में ये देश नहीं था, आपके दिमाग में यहाँ के नागरिक नहीं थे। तो अब बिहार की महिलाएं जो हैं वो सीधे कहती हैं कि नीतीश और मोदी हमारे बाबू हैं, चचा हैं, हमारे दादाजी हैं, कोई कुछ कहेगा तो माथा फोड़ देंगे। अब महिलाओं ने तो चुनाव को इस तर्ज पर ले लिया है। दूसरा, आपने कहा कि मोदी, वैलोक जी का वीडियो पॉज हो गया है दर्शकों, क्योंकि वैलोक जी भी यात्रा में आप देख रहे हैं कि वो आउटडोर में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अगर वैलोक जी का नेटवर्क ठीक होता है तो आ हम चुका हूँ आ- आगे जी, बातचीत मैं जी। आज थोड़ी बहुत ये क्लिच रहेगी, दर्शकों ठीक है, माफी कोई बात चाहेंगे कि हम लोग इस यात्रा में, मैं ये बता रहा था कि जब आप बिहार के चुनाव को देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने परसों, यानी फर्स्ट पेज का जो इलेक्शन हुआ, उसी दिन ये घोषणा कर दी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि विजयोत्सव की तैयारी कीजिए, हमें विजय मिल रही है। नीतीश कुमार ने पहले फेज के मतदान से ठीक 3 दिन पहले 600 किलोमीटर बारिश में सड़क मार्ग से नाप दिया, जबकि दुलरुआ, बबुआ, कुल्लू कुल्लू, गुल्लू गुल्लू, तेजस्वी यादव, नौमी फेल, चारा चोर पुत्र क्या कर रहे थे?
वो पटना में बैठ के फोन से भाई साहब रैली को संबोधित कर रहे थे। ये फर्क है। और आज मोदी ने जो भभुआ में कहा है उसको सुनना चाहिए कि कट्टा की सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और ये कट्टा कहां से विमर्श आ गया साहब? एक वीरेंद्र है आरजेडी का विधायक, वो खुद अपने में भाई लगा लिया है, तो उसका ताकि नाम ही, आजकल तो लोग चालाक हो गए हैं ना, कोई नहीं लगा रहा है तो श्री लगा लो। अब उस पर आप मुझे भी कह सकते हैं कि तुम्हें कोई स्वामी नहीं बुला रहा था, तुम स्वामी, लेकिन उसकी अलग कथा है। लेकिन कोई दो श्री लगा ले रहा है, कोई खुद सदगुरु बन जा रहा है, कोई खुद कुछ कुछ कर दे रहा है। उसी तरह ये भाई वीरेंद्र है, इसने अपने यहाँ लगातार बाकायदा मतलब ऑन कैमरा इसने कई बार बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, दलित कर्मचारी के साथ की है। अभी जब जिस दिन चुनाव हो रहा था, इसने एक दारोगा को जो गलती से तिवारी है उसे जाति सूचक शब्दों से बुलाया है, तिवारी तिवारी, ठीक है। और आप सब लोग देख सकते हैं वो वीडियो हम लोग, इसलिए मैं भी चला सकता था, इसलिए नहीं चला रहा हूं कि वो स्ट्राइक हो जाएगा या जो भी उसका कॉपीराइट का मसला है, आप लोग देख चुके होंगे। तिवारी जला देंगे, ये सीधे कहा है। क्या इस पर कोई मुकदमा हुआ? क्या इस पर कुछ हुआ? ये पहली घटना। दूसरी घटना, 6 साल का बच्चा है साहब, उसको इन अभागों ने, मैं अभागा ही कहूंगा, इन अभागों ने स्टेज पर बुला के, और बाकायदा वो बच्चा कह रहा है कि अभी हम तहरा से करतानी कादू तो कहतारू फलाना, और जब भैया के बन जाई सरकार तो कट्टा सटा के उठा ले, तब तू कहबू हम ही के रंगदार। ये 6 साल के बालक की भाषा है। राहुल विंची, विषधर राहुल विंची, घूम घूम कर जरा देखिए उसके पिछले 4 दिन के भाषण। वो केवल और केवल पीढ़ी, यानी जिसको आजकल जेन जेड कहा जा रहा है, जेन जेड के लोगों को भड़का रहा है कि संविधान चोरी कर लिया इन्होंने, चुनाव चोरी कर लिया इन्होंने, प्रजातंत्र चोरी कर लिया। ये 3 घटनाएं बहुत छोटी घटना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये देख सकें कि प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मास्टर कम्युनिकेटर हैं, इसमें क्या किसी को संदेह है? तो वो जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कट्टा का, तो इसका मतलब है कि कट्टा सट्टा और राजेंद्र और आरजेडी की सरकार आने का ये माहौल जो बनाने लगे हैं भाई लोग। अभी गोपालगंज में दलितों की पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे। तो ये सारी घटनाएं हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री तक को ये कहना पड़ता है कि कट्टा कल्चर नहीं है, वो बिहार से जा चुका है। बिहारी लोग डरे हुए हैं भाई साहब कि आरजेडी का कल्चर कहीं गलती से नौजवानों की गलती से वापस ना आ जाए। बहुत बिल्कुल डर का माहौल। बिल्कुल ठीक बात है, और डर का माहौल है तो हर डर के बाद ही जीत हासिल होती है। ये मैं विज्ञापन से ये लाइन उठा के ले आया हूं, लेकिन इसमें बेहद सच्चाई है। लोग जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते, तो ये तय है बिहार के लिए। और पहले फेज के बाद वो माहौल अब धीरे धीरे बिहार से छन के सामने आ रहा है, और प्रधानमंत्री भी बिहार को संभालना चाह रहे हैं, वापस जंगल राज की तरफ नहीं धकेलना चाह रहे, इसलिए वो कट्टे तक की बात कर रहे हैं। और वाकई एक एक चीज पर बात होगी, हर चीज पर बात होगी। तुमने हमारे वंदे मातरम को सिर्फ हमारी देवियों का आराधना उसके आधार पर बेइज्जत किया, तो उस पर भी बात होगी। और सिर्फ बात नहीं, हम तो ये कहेंगे अब उस पर काम जितनी शीघ्र शुरू होना चाहिए, और उसे वापस उसी तरीके से स्थापित की जानी चाहिए उन लाइनों के साथ। व्यालोक जी, 2 अलग अलग मुद्दों पर हम लोग रोज बतियाने के आदी हो गए हैं, दर्शक भी हम लोगों को रोज देखने के आदी हो गए हैं, इसलिए इन तमाम बाधाओं के बाद भी दर्शक हमने ये वीडियो बनाया, और इसमें 2 अलग अलग विषयों पर बातचीत की। ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आज इसी के साथ अब व्यालोक जी को धन्यवाद देते हुए ये चर्चा समाप्त कर रहे हैं। हाँ, चैनल को लाइक जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। एक बार फिर चलते चलते कहूंगा, आउटडोर में व्यालोक जी भी हैं, मैं भी हूं यात्रा में। अगर कहीं से कोई वीडियो क्वालिटी में थोड़ा बहुत कमी बेसी हो
तो उसको सहयोग करिएगा। तो मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।